बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class in the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Welcome to the all students and parents in academic session 2020 to 2021. This is physics class and today we learn about scientific method. Students, last जो हमने topic discuss किया था वो था हमारे पास branches of physics. Now we discuss a new topic, scientific method. Clear? Question is that what is scientific method? यानी साइंसी तरीके का। Scientific method कहते हैं कि a method which is used to collect facts on the basis of observation and experiment. एक ऐसा तरीक़ेकार जिसपे हम observation और experiment की बेस पे facts को एक जगह जमा कर सकते हों, यानी हकीकत को, natural facts को एक जगह जमा कर सकते हों, उस तरीक़ेकार को हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक मेथड। यानी साइंटिफिक मेथड एक ऐसा मेथड है जिसकी बेस पे हम नेचुरली जो इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, जो नेचुरल फेनोमेना हो रहे हैं, उससे रिलेटेड जो नॉलेज है, उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं, उसे एक जगह पर कलेक्ट करते हैं। इस मेथड को हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड। क्लियर? अब इसमें हमारे पास 6 स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। ठीक है, 6 स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1 है हमारे पास ऑब्जर्वेशन। क्लियर? व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन कहते हैं, ऑब्जर्वेशन इज अ ऑब्जर्विंग ऑफ नेचुरल फेनोमेना ऑन द बेसिस ऑफ 5 सेंसेस एंड साइंटिफिक इक्विपमेंट्स। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या होता है? एक ऐसा तरीक़ेकार जिसमें हम अपने 5 सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए और साइंटिफिक इक्विपमेंट्स को यूज़ करते हुए कुदरत के बारे में गौर व फिक्र करते हैं, कुदरत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो इंसान का कुदरत के बारे में ये गौर व फिक्र करना क्या कहलाता है? ऑब्जर्वेशन कहलाता है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास क्या है? हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें हमारे पास सन मौजूद है। क्लियर? अब आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब सन की लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ रही होती है तो उसका उसी के ऑब्जेक्ट के सामने उसका शैडो बन जाता है। लेकिन शैडो हर ऑब्जेक्ट का नहीं बनता, सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट का बनता है जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं होते। ऑब्जेक्ट्स की भी टाइप्स होती हैं, एक होता है लुमिनस ऑब्जेक्ट, एक होता है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, एक होता है ओपेक ऑब्जेक्ट और एक क्या होता है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। तो जब सनलाइट किसी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो लाइट उसमें से पास हो जाती है, लेकिन जब किसी ओपेक ऑब्जेक्ट पर पड़ती हैं या नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट पर पड़ती हैं तो उसका एक शेडो बन जाता है। ये आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आप सनलाइट में मौजूद हैं और आप पर लाइट पड़ रही है तो आपका शेडो उसके सामने बन जाता है। शेडो बेसिकली क्या होता है? एक डार्क एरिया होता है। ठीक है, तो ये इंसान का गौर व फिक्र करना कि जब सन की लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ रही है और उसका एक शेडो बन रहा है, ये गौर व फिक्र करना, इसके बारे में सोचना, गौर व फिक्र करना, ये कहलाता है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अच्छा, अब इस ऑब्जर्वेशन की बेस पे साइंटिस्ट क्या करता है? अपना ख्याल का इजहार करता है। ठीक है, जो साइंटिस्ट सोचता है कि इस ऑब्जर्वेशन से उसने क्या लर्न किया, उसने क्या नतीजा निकाला। तो साइंटिस्ट ऑब्जर्वेशन की बेस पे जो नतीजा अखज़ करता है, जो रिजल्ट अखज़ करता है और जो अपनी नोशन को का इजहार करता है, जो उसकी जो सोच है, उसका जो ख्याल है, उसका जो इजहार करता है, वो कहलाता है हमारे पास हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है? एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड फैक्ट्स, यानी ऑब्जर्वेशन और फैक्ट्स की एक्सप्लेनेशन को क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस।
इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट इज अ नोशन ऑफ साइंटिस्ट। ये साइंटिस्ट की क्या है? नोशन है, उसका ख्याल है, उसका गुमान होता है, ऑन विच ही ट्राइज टू एक्सप्लेन नेचुरल फेनोमेना। तो अपनी उस नोशन की बेस पर, उस ऑब्जर्वेशन पर गौर करते हुए वो अपने ख्याल का इजहार करता है। ऑब्जर्वेशन की बेस पर वो अपने ख्याल का इजहार करता है और नेचुरल फेनोमेना को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। तो साइंटिस्ट का ये अपनी ख्याल का इजहार करना क्या कहलाता है? हाइपोथेसिस। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ रही थी तो एक शेडो बन रहा था। उसने इससे क्या रिजल्ट लिया, क्या इससे नतीजा निकाला? उसने कहा कि अगर लाइट पड़ रही है तो ये शेडो यहाँ पर डार्क एरिया बन रहा है। ठीक है, लाइट यूं भी तो आ सकती थी, यूं क्यों नहीं आई? लाइट इस तरह भी जा सकती थी लेकिन नहीं गई। तो उसने इससे ये रिजल्ट निकाला कि भाई लाइट जो है ना वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती है। अगर स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रही होती तो इस तरीके से भी आ सकती थी, यहाँ से भी आ सकती थी, लेकिन यहाँ से नहीं है। साइंटिस्ट ने अपने ख्याल का इजहार किया इस ऑब्जर्वेशन के बारे में और कहा कि भाई लाइट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। तो अब इस हाइपोथेसिस का प्रैक्टिकल जो हम करते हैं, कहते हैं कि भाई जो हाइपोथेसिस का जो हम प्रैक्टिकल टेस्ट करते हैं वो टेस्ट क्या कहलाता है? एक्सपेरिमेंट कहलाता है। एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं? प्रैक्टिकल टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। किसी भी हाइपोथेसिस का जो प्रैक्टिकल हम टेस्ट करते हैं उससे हम क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंट। हम भी एक टेस्ट करके देख लेते हैं कि क्या ये बात बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल ट्रू है कि जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ रही होती है तो उसका एक शेडो बनता है और लाइट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। क्या ये बात बिल्कुल दुरुस्त है? इसको जानने की कोशिश करते हैं। हम ले लेते हैं एक टॉर्च, टेक अ टॉर्च। ठीक है, एक टॉर्च ले लेते हैं और टॉर्च के सामने हम रखते हैं एक कार्डबोर्ड। टॉर्च के सामने रख देते हैं एक कार्डबोर्ड लाइक दिस। और इसके सेंटर में एक होल कर देते हैं। ठीक है, एक और कार्डबोर्ड ले लेते हैं, जो कि दोनों तकरीबन सिमिलर हैं। इसके सेंटर में भी एक होल कर देते हैं और एक और कार्डबोर्ड ले लेते हैं। इसमें होल हम थोड़ा बॉटम पे करते हैं। हम लाइट टॉर्च को ऑन करते हैं। जैसे हम टॉर्च को ऑन करेंगे तो इसमें से लाइट इमिट होगी। जब लाइट की रेस इमिट होंगी तो इस कार्डबोर्ड के ऊपर वो इंसिडेंट होंगी। कुछ लाइट की रेस यहीं तक रुक जाएंगी, जबकि कुछ लाइट की जो रेस होंगी वो इस होल में से पास हो जाएंगी लाइक दिस। हम सपोज कर लेते हैं कि भाई लाइट की एक ही रे, बहुत सारी रेज होंगी, पूरा एक बीम बन जाएगा, इसमें से पास हो जाएगा। लेकिन हम सपोज ये कर लेते हैं कि लाइट की जो है वो एक ही रे इसमें से पास हुई है। ठीक है, देख लीजिए इसको ज़रा इस तरह। ठीक है, और बाकी की जो जितनी भी जो रेज हैं वो यहीं पर ही स्टॉप हो गई। फिर हमने आगे एक और कार्डबोर्ड रखा हुआ है, वो लाइट की रे इस होल में से पास होगी, यहाँ से भी वो पास हो जाएगी। लेकिन जो अगला जो कार्डबोर्ड है वहाँ पर सेंटर में होल नहीं है, वहाँ पर जो होल हमने किया है वो बॉटम पे किया है, तो लाइट की रे उस होल में से अब पास नहीं होगी, बल्कि यहाँ आगे स्टॉप हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि लाइट की रे यहाँ से भी डायरेक्ट यहाँ आ जाए, ऐसा नहीं होगा। लाइट की रे कहाँ होगी? यहाँ पर आएगी और फिर इस कार्डबोर्ड से इंसिडेंट होने के बाद यहीं स्टॉप हो जाएगी। इससे क्या पता चल रहा है? इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चल रहा है कि लाइट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती है। अगर स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रही होती तो यहाँ बैंड हो जाती, यहाँ आ जाती नीचे। इस एक्सपेरिमेंट से हमने ये नतीजा निकाला कि भाई जो लाइट है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती है। इसका मतलब ये हुआ, जो साइंटिस्ट ने हाइपोथेसिस दिया कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, एक्सपेरिमेंटली हमने प्रूफ करके देखा कि लाइट रियल में ही स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती है। क्लियर हो गई बात? लेकिन अभी बात यहाँ तक खत्म नहीं हुई, बात यहाँ तक खत्म नहीं हुई। अभी हमारे पास इस साइंटिफिक मेथड के मजीद स्टेप्स बाकी है। तो थ्योरी हम एक बन गई। थ्योरी क्या होती है? अ थ्योरी इज डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस and give an explanation about natural, एक एक्सप्लेनेशन देती है आइडिया अबाउट नेचुरल फेनोमेना। तो थ्योरी क्या होती है? थ्योरी एक जो डिज़ाइन की जाती है वो हाइपोथेसिस के बेस पर ही डिज़ाइन की जाती है। क्लियर? और
थ्योरी के ज़रिए से ही हम एक्सप्लेन कर सकते हैं नेचुरल फेनोमेना को। तो हमने प्रैक्टिकली ये बात प्रूफ करके देखी कि भाई लाइट क्या है, हमारे पास एक एनर्जी की फॉर्म है और स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती है। तो थ्योरी हमारे पास क्या बन गई कि लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। इस एक्सपेरिमेंट की बेस पे हम ये बात लिख रहे हैं कि लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है या स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती है। ये बन गई हमारी थ्योरी। और थ्योरी किसकी बेस पे बन रही होती है? हाइपोथेसिस की बेस पे बन रही होती है। ठीक है। स्टेप नंबर 5 है हमारे पास प्रेडिक्शन। इसके बाद आगे कर लेते हैं स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 है हमारे पास प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन क्या होता है? When theory is tested, when theory is tested again and again, again and again, it gives a valid prediction about natural phenomena. Natural phenomena. स्टेप नंबर 5 है हमारे पास प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन क्या होता है? व्हेन थ्योरी इज टेस्टेड अगेन एंड अगेन, इट गिव्स अ वैलिड प्रेडिक्शन एंड अबाउट नेचुरल फेनोमेना। तो प्रेडिक्शन क्या होती है? जब हम थ्योरी को बार बार टेस्ट करते हैं, बार बार थ्योरी के बारे में इसकी टेस्टिंग करते हैं, इसके हवाले से एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो फिर जो हमारे पास रिजल्ट आता है उसकी बेस पे हम क्या दे देते हैं? एक वैलिड प्रेडिक्शन दे देते हैं। मिसाल के तौर पर हमने भी एक्सपेरिमेंट किया, एक टॉर्च ली और उसके साथ एक कार्डबोर्ड रखा और ये एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किया, जिससे हमने ये प्रूफ करके देखा कि लाइट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही होती है। लेकिन एक चीज़ गौरतलब है कि इस वक्त इस कार्डबोर्ड के अराउंड और इस टॉर्च के अराउंड जो चीज़ मौजूद है उससे हम कहेंगे एयर। क्या है वो? एयर। ज़ाहिर है मेरे साथ अभी आपके पास जो इंसान मौजूद हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स यहाँ मौजूद हैं, इन सब के अराउंड जो चीज़ मौजूद है वो क्या है? एयर मौजूद है। और यहाँ एयर एज अ मीडियम के तौर पे काम कर रही है। एयर एज अ मीडियम। ठीक है। ये तो हमने कार्डबोर्ड का लिया। हम और भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए हम एक प्रिज्म ले लेते हैं और यहाँ चेक करके देखते हैं कि क्या लाइट स्ट्रेट लाइन में ही मूव करती है या नहीं। तो हम इस तरह अगर हम सपोज करें कोई लाइट ले लेते हैं यहाँ से, जहाँ से ये लाइट की रे आ गई, जिसमें से एक रे को हम सपोज कर रहे हैं लाइट की रे आ गई। जब उस प्रिज्म में जाएगी, प्रिज्म एक अलग मीडियम है, एयर की तरह मीडियम नहीं है। मीडियम को उर्दू में कहते हैं वास्ता। और लाइट डिफरेंट मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होती है? डिफरेंट हो जाती है, लेकिन वो मूव स्ट्रेट लाइन में ही मूव करती है। स्ट्रेट लाइन में ही वो मूव करती है, लेकिन उसकी जो स्पीड क्या होती है वो चेंज हो जाती है। तो एयर एक अलग मीडियम है, वाटर में लाइट की स्पीड अलग है, प्रिज्म में लाइट की स्पीड अलग है, ग्लास स्लैब में लाइट की स्पीड अलग है, वैक्यूम में लाइट की स्पीड अलग है। लाइट की स्पीड डिफरेंट मीडियम्स में डिफरेंट होती है, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करती है। तो हम थ्योरी को टेस्ट करके देख रहे हैं एक और एक्सपेरिमेंट के जरिए से कि लाइट वाकई ही स्ट्रेट लाइन में मूव करती है या नहीं। तो ये बात याद रखिएगा, जब लाइट एक मीडियम से, इस वक्त जो मीडियम मौजूद है जहाँ से लाइट इंटर हो रही है इस प्रिज्म के अंदर, यहाँ पर ये है एयर, ये एक अलग मीडियम है, इसे हम रेयर मीडियम कहते हैं, यानी लाइट मीडियम। ठीक है। और जो प्रिज्म है हमारे पास, ये जो प्रिज्म मैंने बनाया है इसका एक अलग ही मीडियम है। वो मीडियम इस एयर के मुकाबले में डेंसर होता है, तो हम कह देंगे इसको डेंसर मीडियम। ठीक है। और जब लाइट किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर होती है तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल थोड़ी सी बैंड हो जाती है, और जब वापस उस डेंसर मीडियम से बाहर आती है तो उसी डायरेक्शन में आ जाती है। क्लियर? तो आप इसमें भी आप ऑब्जर्व करें कि लाइट पहले एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी, लेकिन जब प्रिज्म में गई वो मीडियम चेंज होने की वजह से बैंड तो हो गई, लेकिन थी क्या? स्ट्रेट ही थी। तो इस एक्सपेरिमेंट से भी हमें ये अंदाज़ा हुआ, ये हमने अखज़ किया कि भाई लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रही है। ठीक है। इसके अलावा आप
अगर आप इस रूम में वैक्यूम क्रिएट कर दें, यानी कि एयर को यहाँ से निकाल दें, मैटर को यहाँ से निकाल दें, जितने भी मैटर्स यहाँ मौजूद हैं, और एयर को यहाँ से निकाल दें, और फिर भी एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तो आप ये देखेंगे उसमें कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रही होती है। ठीक है, तो जब आप थ्योरी को बार बार टेस्ट करते हैं तो फिर वो क्या बन जाती है, एक प्रेडिक्शन बन जाती है कि उसके बारे में साइंटिस्ट प्रेडिक्शन दे देता है, वो प्रेडिक्शन बहुत वैलिड होती है। ठीक है, लास्ट है हमारे पास साइंटिफिक लॉ, जो कि स्टेप नंबर 6 है, साइंटिफिक लॉ। साइंटिफिक लॉ क्या होता है, जब थ्योरी एंड हाइपोथेसिस सक्सेसफुली पास हो जाए, सक्सेसफुली, जब सक्सेसफुली पास हो जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक लॉ बन जाता है, एक कानून बन जाता है। तो आपने ऑब्जर्व किया कि एक लॉ बनने के लिए कितने स्टेप से गुजरना पड़ता है, तब जाके एक लॉ बनता है। ठीक है, तो लॉ क्या होता है, जब थ्योरी और हाइपोथेसिस सक्सेसफुली पास हो जाते हैं एकदम, यानी कि जो नेचर से रिलेटेड जो मालूमात हमने इकट्ठी की हैं वो बिल्कुल दुरुस्त इकट्ठी की हैं, वो बिल्कुल सही कलेक्ट किए हैं, जब वो एकदम सक्सेसफुली पास हो जाती हैं तो उसे कहते हैं साइंटिफिक लॉ। बेसिकली साइंटिफिक लॉ क्या होता है, एक स्टेटमेंट होती है जो कि वो ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, थ्योरी और हाइपोथेसिस की बेस पे नेचुरल फेनोमेना को एक्सप्लेन कर रहा होता है। ये क्या कहलाता है, साइंटिफिक लॉ। ठीक है स्टूडेंट, अब इससे रिलेटेड आपके लिए एक होमवर्क है जो आपने अपनी कॉपी में राइट करना है, वो जरा देख लीजिए। क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज साइंटिफिक लॉ। साइंटिफिक लॉ क्या है, एंड राइट डाउन ऑल स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक लॉ from this lecture। आपने बताना है कि साइंटिफिक लॉ क्या है, और जितने भी स्टेप्स हैं, इसके 6 स्टेप्स हैं, उस तमाम के तमाम स्टेप्स आपने अपनी कॉपी में राइट करने हैं। लेक्चर से लेकर आप लेक्चर की भी हेल्प ले सकते हैं, आप बुक की हेल्प ले सकते हैं, आप अपने नोट्स की हेल्प ले सकते हैं। इन तीनों की हेल्प लेकर आप जो है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और आपने ये अपनी कॉपी में राइट करना है और इस क्वेश्चन को अपनी डायरी में भी मेंशन करना है। क्लियर? थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में मुस्लिम साइंटिस्ट का क्या किरदार रहा है, उनके क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, उसको स्टडी करते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो है इब्नुल हैथम। इब्नुल हैथम ऐसे ज़बरदस्त साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फिजिक्स में स्पेशली ऑप्टिक्स पे काम किया है। ऑप्टिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच को कहते हैं जिसमें हम लाइट की फिजिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने मैथमेटिक्स में वर्क किया है, एस्ट्रोनॉमी में वर्क किया है, और मेडिसिन में भी इन्होंने काफ़ी वर्क किया है। ठीक है, ये पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने लाइट की नेचर को सही मायनों में एक्सप्लेन किया है। इन्होंने कहा लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लियर? इसके बाद इन्होंने एक पिन होल कैमरा इन्वेंट किया। इससे पहले कोई कैमरा इन्वेंट नहीं हुआ था। तो ये पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पिन होल कैमरा इन्वेंट हुआ। इस कैमरे का क्या वर्क था, इस कैमरे की मदद से सन इक्लिप्स को बआसानी देखा जा सकता है। आमतौर पर अगर कोई शख्स सन इक्लिप्स को देखे तो उसकी लाइट, उसकी जो आई साइट है वो डैमेज हो सकती है, लेकिन इसके ज़रिए से अगर आप सन इक्लिप्स को देखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही आपकी आई साइट डैमेज होंगी। तो ये पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कैमरा बनाया। इसके बाद यही वो पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने लाइट की रिफ्लेक्शंस के हवाले से लॉस पेश किए। तो ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु गेट द लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कहते हैं जब लाइट किसी सरफेस पर पड़ती है,
सपोज कीजिए ये लाइट पड़ रही है, ठीक है, पढ़ने के बाद जब ये वापस उसी मीडियम में आ जाती है और उसी एंगल से आती है, जिस एंगल से ये पड़ रही थी, इस ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट हुई, उसी एंगल से जब ये वापस उसी मीडियम में आ जाती है तो लाइट का इस तरीके से वापस उसी मीडियम में आ जाना कहलाता है लाइट की रिफ्लेक्शन। क्लियर? तो इस रिफ्लेक्शन के हवाले से जो लॉ सबसे पहले दिए वो इब्न हैतम ने ही दिए। इसके अलावा यही वो पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने लॉस लाइट की रिफ्लेक्शन के वजह से लॉस दिए। पिनल कैमरा भी इन्होंने सबसे पहले बनाया और इन्होंने डिस्टिंग्विश किया लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट के दरमियान, ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट के दरमियान इन्होंने डिस्टिंग्विश करके बताया, फर्क करके बताया। अब लुमिनस ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट को कहा जाता है जिसमें से लाइट इमिट हो रही होती है, तो नॉन लुमिनस किससे कहेंगे? जिसमें से लाइट इमिट नहीं हो रही होती। क्लियर? जैसे कि स्टार है, इसमें से लाइट इमिट हो रही होती है, ये एक लुमिनस ऑब्जेक्ट है। जबकि प्लैनेट की अपनी कोई लाइट नहीं होती, तो ये नॉन लुमिनस हो गया। क्लियर? इसके अलावा बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें से लाइट इमिट नहीं हो रही होती, जैसे कि ये बोर्ड है, इस बोर्ड में से लाइट तो नहीं निकल रही, तो ये बोर्ड भी क्या कहलाएगा? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। क्लियर? इसके अलावा एक ऑब्जेक्ट होता है ट्रांसपेरेंट उस ऑब्जेक्ट को कहा जाता है जिसमें से लाइट पास हो जाती है, जैसे कि ग्लासेस होते हैं, कोई ग्लास है उसमें से लाइट क्या हो जाती है? पास हो जाती है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। इसके अलावा एक और ऑब्जेक्ट होता है जिसे हम कहते हैं ओपेक को उर्दू में कहते हैं गैर शफाफ, यानी कि जो ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट नहीं होता वो कहलाता है ओपेक ऑब्जेक्ट, और ओपेक ऑब्जेक्ट में से लाइट पास नहीं हो सकती। क्लियर? तो ये कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं इब्न हैतम के जो हमने स्टडी की। नेक्स्ट है हमारे पास याकूब इब्न इसहाक अल-किंदी। ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ऑप्टिक्स में वर्क किया, साउंड पे वर्क किया, मीटियोरोलॉजी पे वर्क किया, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑन टाइट्स पे वर्क किया। ठीक है, इनका जो सबसे बेहतरीन कारनामा है, इन्होंने म्यूजिक को साइंटिफिक मेथड के तौर पे इस्तेमाल किए। यस, ये वो पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने म्यूजिक को साइंटिफिक मेथड के तौर पे इस्तेमाल किया। उस ज़माने में आप म्यूजिक को प्ले तो कर सकते थे, म्यूजिक प्ले करना आसान है, लेकिन उसकी एक लैंग्वेज को बनाना ये एक मुश्किल काम था, जो कि याकूब इब्न इसहाक अल-किंदी ने बनाकर दिखाया आपको कि म्यूजिक की भी एक अपनी लैंग्वेज होती है, म्यूजिक का भी अपना एक साइन होता है, जो कि आज के दौर में आप देख सकते हैं कि म्यूजिक की अपनी एक लैंग्वेज है। वो लैंग्वेज सबसे पहले किसने बनाई? याकूब इब्न इसहाक अल-किंदी ने बनाई। इसके अलावा इन्होंने ऑप्टिक्स पे भी बहुत ज़्यादा वर्क किया और इन्होंने साउंड की नेचर के बारे में भी हमें बताया कि साउंड की नेचर क्या होती है, नेचर ऑफ साउंड। पॉइंट नंबर 4 हमारे पास बन जाएगा नेचर ऑफ साउंड। क्लियर? थर्ड साइंटिस्ट है हमारे पास जो कि हमारे सिलेबस में मौजूद है, अल-बेरूनी। अल-बेरूनी ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सिर्फ एक या दो चीज़ों पर काम नहीं करा, दो सब्जेक्ट पर काम नहीं करा, इन्होंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर वर्क किया है, जिसमें से कुछ नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, एस्ट्रोनॉमी, हिस्ट्री, इसके अलावा मेडिसिन है वगैरह, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में इन्होंने वर्क किया। क्लियर? और इनके बारे में कहा जाता है कि शायद ही ऐसा साइंटिस्ट दुनिया में मौजूद हो, ऐसा मुस्लिम साइंटिस्ट जिन्होंने इतना ज़्यादा वर्क किया है। और अप्रॉक्सीमेटली इन्होंने जो बुक्स राइट की हैं वो 241 है अप्रॉक्सीमेटली, ये ऐसे ज़्यादा भी हो सकती है। क्लियर? इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे कारनामे दिए हैं। सबसे पहला इनका कारनामा ये है कि इन्होंने अर्थ की सरकमफेरेंस के बारे में बताया, सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ। जैसे कि सपोज कीजिए ये अर्थ है, ये जो इसका ऊपर का पोर्शन होता है ये कहलाता है सरकमफेरेंस। तो इस सरकमफेरेंस के बारे में भी हमें किसने बताया? अल-बेरूनी ने बताया। इसके अलावा इन्होंने किसी भी प्लेस की लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड के बारे में बताया कि उसे कैसे मालूम किया जा सकता है, किसी भी प्लेस की लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड
एंड लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस। इसके अलावा इन्होंने डिफरेंट मेटल्स की डेंसिटीज को फाउंड करने का तरीका बताया कि मेटल्स की डेंसिटी किस तरीके से फाइंड की जाती है। क्लियर? तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर डेंसिटीज ऑफ डिफरेंट मेटल्स के बारे में भी हमें किसने बताया? अल-बेरूनी ने। डिफरेंट मेटल्स। क्लियर? इसके अलावा इन्होंने मूवमेंट ऑफ सन के बारे में बताया। मूवमेंट ऑफ सन, मून, प्लैनेट्स एंड फेजेस ऑफ मून। यानी कि इन्होंने सन की मूवमेंट के बारे में बताया, प्लैनेट्स की मूवमेंट के बारे में बताया, मून की मूवमेंट के बारे में बताया और मून की मुख्तलिफ फेज के बारे में, यानी उसकी मुख्तलिफ हालतों के बारे में भी किसने बताया? अल-बेरूनी ने बताया। ठीक है? तो ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने किसी एक बुक पर काम नहीं करा, बल्कि बहुत सारी किताबों पर, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर इन्होंने काम किया। और इनकी जो रिमार्केबल जो रिसर्च है, इन्होंने एक बुक लिखी है, उसका नाम क्या है? किताबुल मसूदी। किताबुल मसूदी इन्होंने एक बुक लिखी है, लिख देते हैं उसे, किताब मसूदी के नाम से एक बुक लिखी है। ये पूरी एक इंसाइक्लोपीडिया है किसके बारे में? एस्ट्रोनॉमी के बारे में। एस्ट्रोनॉमी के बारे में पूरी इन्होंने इंसाइक्लोपीडिया पेश कर दी। ठीक है? तो उस बुक का नाम क्या है? किताबुल मसूदी, जो कि इनकी मायानास रिसर्च जो इन्होंने की थी वो इस बुक में इन्होंने मेंशन की है एस्ट्रोनॉमी के बारे में। इसके अलावा नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं हमारे पास डॉक्टर अब्दुल सलाम। डॉक्टर अब्दुल सलाम वो साइंटिस्ट हैं जिन्हें, वो पहले साइंटिस्ट हैं जिन्हें नोबेल प्राइज मिला। क्यों मिला नोबेल प्राइज? क्योंकि इन्होंने एक थ्योरी पेश की थी, उसका नाम क्या था? ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी। इस थ्योरी की बेस पे ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी, इसे शॉर्ट में कहते हैं GUT, ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी इन्होंने पेश की थी। ये थ्योरी बेसिकली फोर्सेस से रिलेटेड थी, फोर्स, कुव्वत से रिलेटेड थी। क्लियर? इसके अलावा इन्होंने एक रिसर्च सेंटर बनाया इटली में। रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया? इटली में बनाया, इन इटली। क्लियर? अभी क्या बनाया, इसमें क्या होता है? एक ऐसा सेंटर इन्होंने क्या नाम है, एस्टेब्लिश किया, जहां पर डिफरेंट कंट्रीज से जो साइंटिस्ट होते थे वो यहाँ आके रिसर्च करते थे और अभी भी कर रहे हैं। ये सेंटर अभी भी कायम है। कहाँ पर? इटली में मौजूद है ये। और यहाँ पर जो थियोरिटिकल रिसर्च के लिए साइंटिस्ट अभी भी वहाँ जाते हैं। ठीक है? और अपने काम को एक्सटेंड करते हैं। क्लियर? तो लास्ट है हमारे पास डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। ये वो शख्सियत हैं जिन्हें आप अभी भी देख सकते हैं और पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो लास्ट है हमारे पास डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। अब्दुल कदीर खान, इनके बारे में कौन सा पाकिस्तानी ऐसा होगा जिसको नहीं पता होगा इनके बारे में कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने क्या कारनामा अंजाम दिया। ठीक है? तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान वो वाहिद साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाया। ठीक है? इससे पहले पाकिस्तान का कोई तसव्वुर ही नहीं था कि वो एक न्यूक्लियर पावर बन भी सकता है। तो ये पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाया, यानी कि न्यूक्लियर वेपन दिया। न्यूक्लियर पावर इन्होंने पाकिस्तान को बनाया। ये पहले साइंटिस्ट हैं और इसके एजाज़ में इन्हें क्या दिया गया? हिलाल इम्तियाज़ दिया गया। ये अवार्ड इन्हें दिया गया, हिलाल। ये एक अवार्ड होता है जो इनकी ऑनर में इन्हें दिया गया। और इसके अलावा एक रिसर्च लेबोरेटरी है इनके ऑनर के तौर पर, एज आ ऑनर के तौर पर इन्हें उस लेबोरेटरी का नाम चेंज करके कर दिया गया। रिसर्च लेबोरेटरी का नाम कर दिया गया
रिसर्च AU लेबोरेटरी। इसके अलावा एक बहुत ज़बरदस्त कारनामा इन्होंने और अंजाम दिए। इन्होंने ये कहा पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कई अर्से पहले कि अगर आप मुझे ये चांस दें कि मैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करूं तो मैं चाइना से भी ज़्यादा चीप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता हूं और इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता हूं कि आप अदर कंट्रीज़ में सेल भी कर सकते हैं, उसे बेच सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक इन्हें ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं की गई है। अल्लाह करे मिल जाए तो ये तमाम पाकिस्तानीज़ के लिए एक आसानी का बायस बन सकता है। खैर, ये फ्यू साइंटिस्ट हैं जिन्हें हमने आज डिस्कस किया है, जो कि हमारे सिलेबस में मौजूद है। लास्ट में आपको एक होम टास्क दे देता हूँ जो आपने लाजमी करना है, जो अपनी डायरी में मेंशन करना है आपने, ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास नंबर 1, राइट डाउन, राइट एंड मेमोराइज the contribution of Muslim scientists in the field of physics। आपने तमाम कंट्रीब्यूशंस मेमोराइज करने हैं और अपनी कॉपी में राइट करने हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साइंटिस्ट विच मुस्लिम साइंटिस्ट लिख देते हैं, चलें। गिव the laws of reflection, gave the laws of reflection। वो कौन से मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जिन्होंने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमें दिए, उनका नाम आपने बताना है। कैसे बताएंगे? आप लेक्चर को देखेंगे बार बार, इसके अलावा आप बुक स्टडी करेंगे, आप नोट्स स्टडी करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।